अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बेस है हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की। इसके अंदर हम बेसिक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे और ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाले जाते हैं। ये टॉपिक है स्टाइक्योमेट्री। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अपने सामने रखते हुए। कैसे किया जाता है, क्या अजम्पशंस ली जाती हैं, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसमें किस किस्म के रिलेशनशिप स्टडी किए जा सकते हैं। इस सब को समझने के लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये चैप्टर 1 का हार्ट है। मीन्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थ्योरी है, थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, मगर ये असल में आपको बेसिस प्रोवाइड करता है उन कैलकुलेशंस की तरफ जिससे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। मसलन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कितनी वाटर बनाएगा। दैट इज द एक्चुअल क्वेश्चन कि कितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की कितनी अमाउंट प्रोडक्ट बनाएगी। ये सारे का सारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहलाता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निकाल लिया कितनी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल लिया कितनी क्वांटिटी है। ये सारा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आज हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसे ज़रूर एक दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़िएगा चैप्टर के अंदर टॉपिक को, ताकि आपकी बेसिस स्ट्रांग हो जाए तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें करते क्या है, ये पहली बात है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम ना क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टडी करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, क्वांटिटी फाइंड करते हैं। किसकी क्वांटिटी फाइंड करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की। आपसे कोई कहे कि आपके पास, मैं अज्यूम कर रहा हूं, आपके पास 1 मोल मीथेन है, उसकी अगर मैं बर्निंग कराऊं, कंबस्टन कराऊं, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट बनती है। 1 मोल मीथेन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हम स्टाइक्योमेट्री में करते हैं। स्टाइक्योमेट्री के अंदर हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बेस पे होती हैं। यानी कि अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आसानी से निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले तो इन पार्ट्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस तरह निकाली जाती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या चीजें हैं, और क्या ये कैलकुलेशन बगैर किसी कानून और कायदे के हो जाती है या इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में असल में होता यूं है कि कुछ रिएक्टेंट्स या कुछ सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं या न्यू स्पीशीज फॉर्म करती हैं, नई कंपोजिशन के साथ, नई प्रॉपर्टीज के साथ। वो रिएक्टेंट्स जो कंबाइन करते हैं केमिकली प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये एरो की डायरेक्शन शो करती है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, आया वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो लगा होता है। ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो मिलके अमोनिया बनाते हैं। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये बैलेंस्ड होगी। समहाउ इसमें डबल एरो की हम बात कर रहे हैं। ये डबल एरो शो कर रहा है कि रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उन कंडीशंस पे प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होने की एबिलिटी रखती है। ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। वी आर नॉट डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ रिएक्शन, वी आर ओनली डीलिंग विद के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, या अगर प्रोडक्ट की अमाउंट है तो वो कितने रिएक्टेंट से बनी है, ये हमारा असल में टॉपिक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए और उसमें जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। बात यूं है कि अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर फॉर्म करता है, तो ये जो वाटर है दैट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूं
तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2। अब बैलेंसिंग कैसे होती है? पहली बात तो ये है कि आपने अमाउंट बैलेंस करनी होती है एलिमेंट्स की ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा हाइड्रोजन हो गया 4, तो मैंने बैलेंस करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को, तो वो 4 हो गए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैंने उसको 1 बाय 1 बैलेंस कर लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन होता तो उसको भी मैं ये गिनता कि ये बराबर होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट रखते हैं। समहाउ मैंने इक्वेशन की बैलेंसिंग कर ली। जब इक्वेशन बैलेंस हो गई, बैलेंस होने से पहले कैलकुलेशन नहीं होती। इक्वेशन लिखी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने इक्वेशन बैलेंस करनी है। जब एक दफा इक्वेशन बैलेंस हो गई, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिएक्टेंट्स कितनी प्रोडक्ट बना रहे हैं या प्रोडक्ट कितने रिएक्टेंट से बन रहे हैं। मसलन ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? ये इक्वेशन शो कर रही है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, जिसके आगे यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या वाटर बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वाटर, ये कहलाती हैं स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, ये वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली गई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट होती हैं, जो एक फॉर्म हो रही होती है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं। ये एग्जैक्ट अमाउंट है। मसलन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी ना, तो कोई चीज एक्सेस में नहीं है, कोई चीज लिमिटिंग में नहीं है, ये एग्जैक्ट अमाउंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगी, लिविंग नो ट्रेसेस। ऐसा नहीं है कि बाद में थोड़ा सा हाइड्रोजन बच गई, थोड़ी सी ऑक्सीजन बच गई। ये स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट है। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू में बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लगा कैलकुलेशन की, या हमने फाइंड किया कि इसके 2 मोल्स इक्वेशन के मुताबिक ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं। ये कोफिशिएंट्स हैं एक्चुअली 2, 1 एंड 2, और ये मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। समहाउ स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स को यूज करते हुए हम ना सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे बल्कि हम अननोन वैल्यूज को भी फाइंड करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं मीथेन की एग्जांपल लेता हूँ। मीथेन की ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्टन कराई जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन इस तरफ 3 है और इस तरफ 2 है, हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, इस तरफ 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो मेरे पास अब ऑक्सीजन हो गई 4, ठीक है, क्यों? 2 1 ज़ा 2, हाइड्रोजन बैलेंस होगी 4 एंड 4। अगर मैं यहाँ लिख लूँ 4 हाइड्रोजन होगी बैलेंस, एक कार्बन बैलेंस है। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, यहाँ पे मोल्स ऑफ 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और यहाँ पे मेरे पास 4 हैं। तो मैंने अगर बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, क्यों? बराबर हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब ये जो ये वैल्यूज हैं कोफिशिएंट्स, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी, ये क्या शो कर रही है? 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा कंप्लीटली, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 2 मोल वाटर बनाएगा। ये स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट है। ये हमारी कैलकुलेशन है। अब खुद सोचें, 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। एक कितने से कर रहा है? 2 मोल से। तो 2 कितने से करेंगे? 4 से। रिएक्टेंट्स का भी आपस में रिलेशन हमारे पास आ सकता है कि एक रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी रिएक्टेंट की दूसरे रिएक्टेंट की अमाउंट से रिएक्शन करेगी। स्टाइकोमेट्री में हम मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्टाइकोमेट्री है क्या? इट्स अ सिंपल quantitative relation between reactant and product. You can find out a product from reactant in a balanced chemical equation. देखिए, मैंने बैलेंस किए बिना नहीं फाइंड करना शुरू कर दिया था। फर्स्ट आई नीड टू बैलेंस अ कंप्लीट इक्वेशन, देन मैंने उसको एक कैलकुलेशन की तरफ गया था। बैलेंसिंग करने के मेथड्स हैं और भी हैं, बट हिट एंड ट्रायल के जरिए अगर मैंने किया आसानी के लिए तो आपके सामने है। ये केमिकल इक्वेशन ऐसा नहीं है कि ये 100% डिटेल्स दे देंगी। मसलन आप सोच रहे हैं कि ये केमिकल इक्वेशन आपको सब कुछ बता रही है। मसलन मैं यहाँ लिख देता हूँ एक केमिकल इक्वेशन कि मेरे पास है ईथीन C2H4
इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये ईथेन बन जाता है C2H6। अगर मैं ये इक्वेशन देखता हूं तो हाइड्रोजन है बिला वजह ही नहीं इथीन में ऐड हो जाएगा। मींस ऐसा नहीं है ये दोनों आपस में एवं रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगे, दे वुड नीड सम कंडीशंस। वो इक्वेशन नहीं बताएगी आपको, वो आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस हैं ये लिमिटेड सिनेरियो रखती हैं, ये इसकी लिमिटेशंस है, ये 100% आपको चीज़ें नहीं बताती। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी लिमिटेशंस भी लिख लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक एक कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहली लिमिटेशन ये है कि इट डज नॉट टेल यू अबाउट द कंडीशंस जिस पे वो रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और प्रोडक्ट बना सकता है। यह मसलन 200 से 300 डिग्री है या 400 से 500 डिग्री है। कैटलिस्ट क्या है, इट इज़ नॉट टेलिंग यू अनटिल अनलेस हम परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंटली ऑप्टिमम कंडीशंस ना फाइंड करें और उसको इक्वेशन के ऊपर ना लिखें। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको कोई इंडिकेशन नहीं देगी, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंटली। कैटलिस्ट कौन सा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, टेम्परेचर क्या है, मींस इट इज़ अ लिमिटेड सिनेरियो। हाँ, लेकिन ये बात बेहतरीन है कि आप अगर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो तो उससे ये ज़रूर फाइंड कर लेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितनी बनाएंगे, किन कंडीशंस में बनाएंगे। यू नीड टू फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट और बाय ऑप्टिमम कंडीशन और बाय यूजिंग कैटलिस्ट और व्हाटएवर द सिचुएशन इज गिवन। सो आपने हरगिज नहीं सोचना कि आपको 100% आउटपुट जनरेट हो जाएगी विदाउट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। आपकी ये लिमिटेड वे जनरेट करेगी इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन जो है। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन विच इज एक्चुअली अ रिएक्शन। ये मैंने डिफरेंट रिएक्शंस को बताया और स्टाइकोमेट्रिक रिलेशन को। जब हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक रिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स फाइंड कर रहे होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हम कोई कंडीशन नहीं अज्यूम करते। सबसे पहली बात तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि तमाम रिएक्टेंट्स जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। पहली बात तो ये है, मैं इसको लिख लेता हूं, ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। मतलब मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के डाले 1 मोल ऑक्सीजन का ऐड किया, 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन, इसमें से 1 मोल और इसमें से 0.5 मोल रिएक्शन करके 1 मोल ऑफ वाटर बना गए, बाकी रिएक्टेंट वहीं पड़े हैं। ड्यू टू सर्टेन रीजन, हो सकता है मेरी कंडीशन ना अच्छी हो, मैं कैटालिस्ट ना डाला हो, कोई वजह है, अननोन वजह, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो तो इस बेस पे कर रहा हूं कि मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है 2 जो है ना वो 2 बनाते हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मोल्स 2 वाटर के मोल्स बनाएंगे। तो अगर मैं ये सोच के कैलकुलेशन करूंगा तो गलत हो जाएंगी। तो मैंने सबसे पहले इस बात को इंश्योर करना है कि मेरे सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ये अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं तो मेरे जो रिएक्टेंट्स है ना दे आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। समटाइम ऐसा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, वो 2 वे रिएक्शन हो जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। इन दैट वे इट बिकम डिफिकल्ट कि आपको प्रोडक्ट जो है वो 100% नहीं बन रही होती फ्रॉम रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। देन यू फाइंड आउट डिफरेंट कंडीशन जिसपे आपको लगे कि आपकी जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम हो गई, आपकी मैक्सिमम जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। दूसरी बात, आपका नो साइड रिएक्शन होना चाहिए और नो साइड रिएक्शन। मसलन कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ओके, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 ग्राम कार्बन डाला, उसमें से 0.75 ग्राम या 1 मोल कार्बन डाला तो 0.75 मोल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, 0.25 मोल्स ने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दी। मुझे तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मेरा साइड रिएक्शन चल पड़ा है वहां पे। साइड रिएक्शंस किसी भी वजह से हो जाते हैं, ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं, लेकिन हमने ये अज्यूम करना है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो आइडियल है। मींस
आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना रहे हैं या कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, देयर इज नो साइड रिएक्शन अकरिंग इन योर पोर्टफोलियो। आपकी जो डिटेल्स हैं, कन्वर्जन है, उसमें एक ही रिएक्शन हो रहा है। ऐसा वैसे होता कम है, साइड रिएक्शंस भी होते हैं और भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। बट समहाउ हमने अगर आइडियल सिचुएशन ले, हमें अज्यूम कर लेते हैं कि नो साइड रिएक्शन। तीसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये होल्ड करना चाहिए, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब ये दो लॉज जो है ना, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये दो लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का मतलब ये है, रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, ओके। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट से भी ज्यादा बन गए। मतलब आपने 4 एटम्स डाले, उन 4 एटम्स ने रिएक्टेंट के तौर पे बॉन्ड तोड़ा, नया बॉन्ड बनाया, प्रोडक्ट बनाई, उनमें 10 एटम हो गए, नए एटम जनरेट हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिएक्शन के दौरान ना नया मैस बनना चाहिए, ना पुराना मैस खत्म होना चाहिए, बल्कि मैस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, एक कंपोजिशन से दूसरी कंपोजिशन में चेंज होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन डाला तो 6 मोल ऑफ वाटर बन गया, ये 3 मोल कहां से आ गया? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के खिलाफ है बात। क्या आपके 3 मोल जनरेट हो गए ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, मैस अमाउंट? ऐसा नहीं करना। आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होल्ड करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के मतलब ये है कि ड्यूरिंग रिएक्शन ना आपका मैस डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ना आपका मैस नया फॉर्म होना चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? ये देखिए, मैंने अभी बात की कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। जब वाटर बनता है ना, तो ये जो एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं, ये खास रेशो बाय मैस में जुड़ते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन का 2 मैस है, ऑक्सीजन का 16, तो ये 1:8 बाय मैस से जुड़ गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अमेरिका जाके कोई रिएक्शन कर रहा हूं तो वहां पे वाटर का फार्मूला बन गया H3O7 और पाकिस्तान में बन रहा है H2O। नो, दे विल ज्वाइन इन अ सर्टेन रेशियो बाय मैस एंड दे विल ज्वाइन विद द सेम रेशियो इन अमेरिका, इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन चाइना, इन एवरीवेयर। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन से जो एटम्स ऑफ एलिमेंट जुड़ के प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मेंटेन रहता है, वो हिलता जुलता नहीं है, वैल्यूज चेंज नहीं करता। ये 1:8 वाटर के लिए यही रहेगी। ये दो अगर मैं लॉस को अप्लाई करता हूं तो मैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगा। यानी कि पहला आपने करना है कि रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। दूसरा आपने करना है कि नो साइड रिएक्शन। तीसरा आपने करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, दोनों होल्ड कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट के दौरान कोई अननोन मैस तरीके की वजह से मैस जनरेट हो गया, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैस जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, इट ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म और अदर। समटाइम ऐसा होता है कि गैस बन रही होती है प्रोडक्ट में, वो स्केप कर जाती है, तो हमें लगता है शायद मैस जो है वो उसमें से डिलीट हो गया, डेट एक्चुअली नॉट डिलीटेड, वो एक्चुअली कम नहीं हुआ होता, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस है ना, डिफरेंट रिलेशनशिप्स के दरमियान हो सकती हैं। मसलन आप मैस से मैस फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मैस से प्रोडक्ट का मैस फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मैस से प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट के मैस से प्रोडक्ट का वॉल्यूम, या ऑपोजिट वाइस वर्सा फाइंड कर सकते हैं। मैं तीनों रिलेशन लिख देता हूं। पहला, मैस मैस रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट के मैस से आप प्रोडक्ट की मैस को, या प्रोडक्ट के मैस से रिएक्टेंट की मैस डिस्कवर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपके पास इनिशियल मैस गिवन है से प्रोडक्ट का, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड का मैस गिवन है, तो इसकी सर्टेन अमाउंट इसके कितने मैस से बनेगी, ये आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में फाइंड कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन है मैस मोल का। सेम, इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास रिएक्टेंट के मैस गिवन है
तो आप उससे प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट के मोल्स गिवन है आप उसे रिएक्टेंट का मास निकाल सकते हैं। तीसरा है हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशन, यानी कि मेरे पास ना रिएक्टेंट का मास गिवन है, मैं उससे प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकाल सकता हूं। आई नो कि वॉल्यूम डायरेक्टली शायद ना निकले, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, तो आप उसे निकाल सकेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, आप मास से वॉल्यूम तक पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन वैल्यूज या फार्मूलाज, मगर स्टिल यू कैन कैलकुलेट reactants and product from each other, क्वांटिटेटिव रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आप मास से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट गिवन हो उससे मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं। ये तीन रिलेशन होल्ड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है? मींस आप ये सोच रहे होंगे ये पूरा लॉन्ग है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें कुछ शॉर्ट भी हैं। कंडीशंस शॉर्ट के तौर पे आती है। क्या हम अजम्पशन क्या करते हैं कि फलां कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही? ये तीन है। हम दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या वो अनलिमिटेड सिनेरियो रखती है? नो, इट हैज सम लिमिटेशंस। वो कौन सी हैं वो आप बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, कंडीशन नहीं। आगे जाके हम चैप्टर्स में रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का एक्सपेरिमेंटली और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह ये सारी चीज़ों का रिलेशन पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकाल लोगे, लेकिन अगर आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, सो यू आर नॉट सपोज टू डू द कैलकुलेशन। क्यों? फार्मूला सही यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन अप्रोच हर चीज सही है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो हाउ कम आंसर जो है वो सही आ जाए, वो एग्जैक्टली वही आ जाए जो एक्सपेक्टेड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बिना आप इक्वेशंस बैलेंस किए बिना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं निकाल सकते। और यूजुअली यही होता है कि स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स जनरेट ही तब होती है जब इक्वेशन बैलेंस हो। और स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स का मतलब है कि एग्जैक्टली इतनी अमाउंट, इतने अमाउंट से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाएगी, लिविंग नो एक्सेस और ट्रेसेस। ये तीन रिलेशन वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखना है कि रिएक्शन के दौरान आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैल्यूज इसलिए जनरेट कर रही है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस पर होल्ड कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो हमने अज्यूम किया है, हमने कंडीशंस लगाई हैं, जो लॉज अप्लाई करने हैं, और जो लिमिटेशन है केमिकल रिएक्शन की, और जो डेफिनेशन है, और जो रिलेशन है, ये सारे आप समझ गए होंगे। स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स को भी मैंने बताया आपको। इन सारों को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।